नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको अपना यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको रीजनिंग में डाइस जिसे आप पासा कहते हो उसको पढ़ाएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, डाइस डाइस मतलब आज हम पासा पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना अत्यंत आवश्यक है। पासा जो होता है, जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, ये हमारे पास एक हाइलाइटर है। ये हमारे पास क्या है? एक हाइलाइटर है। तो पासा के 6 फलक होते हैं। पासा के कितने फलक होते हैं? 6, अर्थात 6 सतह होते हैं। जैसे ये ऊपर का हो गया, और ये क्या हो गया? नीचे का हो गया। और 2 हो गया, इधर वाला 3, तो इधर वाला 4, और इधर वाला 5, और इधर वाला 6। अर्थात एक पासे में कितने फलक होते हैं? 6। एक ऊपर, एक नीचे, और एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर और एक इधर। तो हम पासा को पढ़ेंगे। तो हमें ये भी जानना आवश्यक है कि पासा कितने प्रकार के होते हैं। पासा 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या? पहला जो हमारा होता है वो मानक पासा होता है। पहला जो हमारा होता है वो मानक पासा होता है, जिसे हम स्टैंडर्डाइज कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्डाइज कहते हैं। जिसे हम स्टैंडर्डाइज करते हैं। और दूसरा जो हमारा होता है वो सामान्य पासा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दूसरा हमारा सामान्य पासा होता है, जिसे हम जनरल डाइस कहते हैं। जनरल डाइस कहते हैं। अर्थात हमने ये पढ़ा कि पासा 2 प्रकार के होते हैं। एक मानक पासा जिसे हम स्टैंडर्डाइज कहते हैं, और दूसरा सामान्य पासा जिसे हम जनरल डाइस कहते हैं। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानक पासा जिसे हम स्टैंडर्डाइज कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि मानक पासा किसे कहते हैं। ऐसा फलक, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ऐसे समझाऊं। ऐसा फलक जिनके विपरीत सतहों का योग 7 हो। जैसे ये वाला है ना, ऊपर वाला, तो इसके नीचे, अर्थात ऊपर और नीचे दोनों जोड़ने के बाद 7 हो। ऐसा फलक जिसके 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो, उसे हम क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं। लेकिन याद रहे कि निकटवर्ती 7 नहीं होना चाहिए। निकटवर्ती का मतलब जैसे ऊपर का और इसका इधर का, ये निकटवर्ती, ये 7 नहीं। विपरीत का मतलब होता है ऊपर और नीचे, और इधर वाला इधर विपरीत है, इधर वाला और इधर क्या है? विपरीत है। तो ऐसा पासा, मानक पासा उसे कहते हैं। ऐसा पासा जिसके 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो, लेकिन निकटवर्ती का योग 7 न हो, ऐसे को हम क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो। अभी मैंने आपको बताया ऊपर का नीचे, अर्थात टॉप और बॉटम, ये क्या है? विपरीत है। तो ऐसा पासा, और इधर सामने और पीछे इधर क्या है? विपरीत है। और इधर इधर क्या है? लेफ्ट राइट विपरीत है। तो ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो, उसे हम मानक पासा कहते हैं, लेकिन निकटवर्ती सतहों का योग 7 न हो। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। एक ये डायग्राम है, एक ये डायग्राम है, और एक ये डायग्राम है। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, ये हमारा एक है, लेकिन इसके नीचे वाला दिख नहीं रहा है। अर्थात एक के नीचे वाला नहीं दिख रहा है। 2 है, 2 किधर वाला नहीं दिख रहा है, 3 के पीछे वाला नहीं दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर यहाँ पे कोई पूछे कि 1 का विपरीत क्या होगा, और यहाँ पे कोई पूछे 2 का विपरीत क्या होगा, और कोई पूछे 3 का विपरीत क्या होगा, तो आपने पढ़ा क्या कि ऐसा पासा जिनके विपरीत सतहों का योग 7 हो, लेकिन निकटवर्ती 7 न हो। तो यहाँ पे देखो, कहीं ऐसा है जोड़ने के बाद 7 होगा? नहीं होगा। देखो 3 1 4 हो रहा है, 2 1 3 हो रहा है, 2 3 5 हो रहा है, लेकिन 7 नहीं हो रहा है। तो हमें समझ जाना कौन सा पासा है? ये मानक पासा है। तो मानक पासा ऐसा पासा जिनके विपरीत सतहों का योग 7 हो। जैसे यहाँ 1 है तो उसके नीचे क्या होगा? 6 होगा। अर्थात 1 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। और जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत 5 होगा। और जैसे यहाँ पे 3 है, 3 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। अब आप कहोगे ये मैं कैसे जाना? हमने ऐसे जाना कि विपरीत सतहों का योग 7 हो। जैसे ये 1 और 6 जोड़ोगे ना, 1 और 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अर्थात 1 का विपरीत 6 हुआ। अर्थात विपरीत सतहों का योग, 1 का विपरीत 6, तो विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। अर्थात 2 5 जोड़ोगे 7 होगा, तो 2 का विपरीत 5 हुआ। और 3 4 जोड़ोगे 7 होगा, 3 का विपरीत 4 हुआ। अब कोई पूछे तो 1 का विपरीत 6, और 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4। कैसे जाना कि दो सतहों के विपरीत, दो विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर कोई पूछे इस वाले में, पासे में, जैसे 2 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, तो हमने जाना क्या कि 2 विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। जैसे 2 में क्या जोड़ दें 7 हो जाएगा, तो आप कहोगे 5, अर्थात 2 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। 4 में क्या जोड़ दें 7 हो जाएगा, तो आप कहोगे 3, अर्थात 4 का विपरीत क्या होगा? 3 होगा।
6 में क्या जोड़ दें 7 हो जाए तो 6 का विपरीत क्या होगा 1 होगा, अर्थात 2 का विपरीत 5 हुआ, 4 का विपरीत 3 हुआ, 6 का विपरीत 1 होगा। अब जैसे यहाँ पे इसका हमें 1 का विपरीत कोई पूछे तो हमारा क्या होगा, 4 का कोई विपरीत पूछे तो क्या होगा, 5 का कोई विपरीत पूछे तो क्या होगा। तो हमें पता है कि 1 में अगर हम 6 जोड़े तो 7 हो जाएगा, तो 1 का विपरीत क्या होगा 6 होगा, और 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत 3 होगा, और 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत 2 होगा। अर्थात 1 का विपरीत 6 और 4 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 2। तो आइए अब हम सामान्य पासा अर्थात जनरल डाइस को पढ़ लेते हैं। तो जनरल डाइस अर्थात सामान्य पासा क्या होता है, ऐसे पासे जिसके दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, ऐसे पासा जिसके दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, उसे हम सामान्य पासा कहते हैं। यहाँ पे मैं लिखा हूं ऐसा पासा जिसके दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य पासा कहते हैं। कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखो इस पासे में कि ऐसा कोई दो सतह होगा जिसको जोड़ने के बाद 7 होगा। आप देखो यहाँ पे 5 और 2 कितना होगा 7 होगा, और यहाँ पे देखो 3 और 4 कितना हो रहा है 7 हो रहा है। अर्थात ऐसा पासा जिसके दो निकटवर्ती, मानक पासा में क्या था निकटवर्ती 7 ना हो, लेकिन इसमें क्या है निकटवर्ती 7 हो। जैसे अभी मैं एक और डायग्राम अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे मैं ये बना रहा हूँ, यहाँ पे आप मुझे बताइए ये कौन सा पासा है, अभी मैंने आपको पढ़ा है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, बताओ ये कौन सा पासा है, अभी हमने आपको पढ़ा है। ये 1 है, 3 है, 5 है। आप देखोगे कि निकटवर्ती सतहों का योग 7 न हो, तो निकटवर्ती सतहों का योग 7 न हो, ये कौन सा है, मानक है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, सामान्य पासा। अर्थात सामान्य पासा का मतलब निकटवर्ती सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो भी बात क्या हो रहा है 7 हो रहा है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो आप 4 का विपरीत इसमें 3 नहीं बताओगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो सामान्य पासा में कि कह रहा है निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए, तो ऐसे में आपको जो ना दिखाई देना वो सभी, जो जो सतह नहीं दिखाई देता है उन सभी को हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या नहीं दिखाई दे रहा है, इस वाले डायग्राम में क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 1 नहीं दिखाई दे रहा है, और साथ में क्या नहीं दिखाई दे रहा है, साथ में आपका 3 नहीं दिखाई दे रहा है, और क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात 4 का विपरीत जो आपका होगा, 4 का विपरीत जो होगा वो 1 या तो होगा, या तो 3 होगा, या तो 6 होगा। अर्थात संभावनाएं हैं, क्या कितने संभावनाएं हैं, 3 है। अर्थात या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो क्या होगा 6 होगा। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो 5 का विपरीत अगर कोई पूछे तो जो चीजें ना दिखाई दे, जैसे ये 3 दिख रहा है तो अब बाकी 3 तो नहीं दिख रहा है, तो जैसे क्या नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 6। अर्थात ये 3 संभावना है, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो क्या होगा 6 होगा। वैसे अगर कोई 2 का विपरीत पूछे तो सेम, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 6 होगा। अर्थात जो संभावनाएं, अर्थात इसमें संभावनाएं हैं 3 हो सकता है, अर्थात या तो 1, या तो 3, या तो 6। वैसे इसमें कोई विपरीत पूछ ले तो आप क्या कहोगे, 2 का विपरीत क्या होगा, या तो आपका 1 होगा, या तो क्या होगा 5 होगा, या तो क्या होगा 6 होगा। वैसे 3 का अगर विपरीत पूछ ले, या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। वैसे 4 का अगर कोई विपरीत पूछ ले, या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। अर्थात जो नहीं दिखाई दे वही हमारा क्या होता है, सामान्य पासा। अर्थात इसमें निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए, और जिस निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो वो हमारा क्या होता है, सामान्य पासा होता। तो आइए अब हम पासा जैसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम आपको 3 रामबाण रूल्स अर्थात 3 रामबाण नियम बताएंगे। अगर ये आप 3 नियम जान गए तो आप कभी भी कोई भी पासा का क्वेश्चन आप देखते ही सॉल्व कर ले जाओगे चंद मिनटों में। तो आइए वो 3 नियम क्या क्या हैं, तो आइए ध्यान से देखते हैं। पहला जो हमारा है वो है निकटतम का नियम। पहला क्या है, निकटतम का नियम। पहला हमारा है निकटतम का नियम। और दूसरा जो हमारा है, दूसरा हमारा है दूसरा है दो समान अंक, दो समान अंक, या हम कहेंगे इसे उभयनिष्ठ का नियम। दो समान अंक या उभयनिष्ठ का नियम, दो समान अंक या उभयनिष्ठ का नियम। और तीसरा जो हमारा है वो हमारा ये है, तीसरा हमारा है चक्रीय घूर्णन का नियम। चक्रीय घूर्णन का नियम, चक्रीय घूर्णन का नियम, चक्रीय घूर्णन का नियम। तो हमें कोई भी प्रश्न अर्थात डाइस जैसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। अगर ये तीनों आप रूल्स जान गए तो डाइस का कोई भी प्रश्न आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये 3 नियम हमें जानना बहुत जरूरी है। पहला निकटतम का नियम, और दूसरा दो समान अंक उभयनिष्ठ का नियम, और तीसरा हमारा है चक्रीय घूर्णन का नियम। तो आइए हम सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, निकटतम का नियम।
तो आइए पहला रूल्स हम पढ़ते हैं। पहला रूल्स क्या कहता है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। निकटतम का नियम क्या कहता है कि जो संख्याएं निकटवर्ती होती हैं, जो संख्याएं निकटवर्ती होती हैं वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। अर्थात जो संख्याएं निकटवर्ती होती है ना, वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। अगर 5 का कोई विपरीत पूछे तो ये 6 3 तो नहीं होगा। इसमें 5 का कोई विपरीत पूछे तो ये 4 2 नहीं होगा। अगर इसमें से कोई 6 पूछे 6 का विपरीत तो ये 5 3 तो नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि जो संख्याएं निकटवर्ती होती है वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। और इसमें कह रहा है कि ये डायग्राम देखो, ये दोनों पासा को देखो और 5 का विपरीत बता दो क्या होगा। तो आपने पढ़ा क्या कि जो संख्याएं निकटवर्ती होती वो तो कभी विपरीत नहीं होगी। तो 5 का विपरीत या तो 3 भी नहीं होगा और 6 भी नहीं होगा। 5 का विपरीत न तो 3 होगा और न ही 6 होगा। यहाँ भी देखो 5 का विपरीत न तो 4 होगा न तो 2 होगा। यहाँ भी 5 का विपरीत न तो 4 होगा और न ही 2 होगा। तो 5 विपरीत होगा क्या? जो निकटवर्ती नहीं है। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों डायग्राम को देख के बताओ कि इसमें ऐसा क्या है जो निकटवर्ती नहीं है। तो आप कहोगे इसमें 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, केवल एक नहीं दिख रहा है। तो 5 का जो विपरीत होगा वो क्या होगा? वो 1 होगा। तो 5 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा। अर्थात आपने निकटतम का नियम समझ लिया कि जो निकटवर्ती होती है, जो संख्याएं निकटवर्ती है वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। तो वही हमने यहाँ पे आपको समझाया। 5 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा। क्योंकि 5 यहाँ पे देखो 6 3 निकटवर्ती है तो ये तो होगा नहीं। 5 यहाँ पे देखो, इसका 4 2 निकटवर्ती है तो ये होगा नहीं। दिख क्या नहीं रहा है? वो 1 नहीं दिख रहा है। तो 1 इसका क्या होगा? विपरीत होगा। तो आइए निकटतम का एक और उदाहरण देख लेते हैं, अर्थात एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक पासा दिया है, इसमें हरा लाल गुलाबी दिया है, दूसरे पासे में लाल काला ब्लू दिया है, तीसरे पासे में ब्लू पीला और गुलाबी दिया है। कह रहा है लाल का विपरीत क्या होगा। तो आपने अभी निकटतम का नियम क्या पढ़ा कि जो संख्याएं निकटवर्ती होती हैं वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। अर्थात जो संख्याएं निकटवर्ती होती है वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, लाल का पूछ रहा है। तो आप मुझे बताओ, जो संख्याएं निकटतम होती है अर्थात निकटवर्ती होती है वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। तो लाल का निकटतम क्या दिख रहा है? हरा। तो हरा कभी विपरीत होगा नहीं। और लाल का क्या दिख रहा है यहाँ पे निकटतम? गुलाबी। तो गुलाबी कभी इसका विपरीत होगा नहीं। यहाँ भी ध्यान से देखो, लाल, तो लाल का निकटवर्ती क्या दिख रहा है? काला। तो काला तो कभी इसका विपरीत होगा नहीं क्योंकि निकटवर्ती है। और लाल का यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, तो ब्लू भी कभी निकटवर्ती होगा नहीं। तो आप मुझे बताओ, ब्लू तो होगा नहीं, अभी आपने देखा ब्लू तो होगा नहीं, और गुलाबी नहीं होगा, तो होगा क्या? पीला होगा। तो अर्थात लाल का जो विपरीत होगा वो क्या होगा? पीला होगा। अर्थात लाल का विपरीत क्या होगा? पीला होगा। और इसका आंसर क्या रहा? पीला रहा। तो आइए अब हम दूसरा नियम अर्थात उभयनिष्ठ या दो समान अंक का नियम पढ़ लेते हैं। तो उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है कि यदि पासे के दो चित्रों में दो संख्याएं कॉमन हो अर्थात उभयनिष्ठ या समान हो, तो जो बची हुई संख्या होगी वो एक दूसरे की क्या होगी? विपरीत होगी। अर्थात कहना क्या चाह रहा है कि आप दो चित्रों को देखो अर्थात दो पासे में देखो, उसमें दो दो अंक क्या होंगे? समान होंगे। और जब दोनों अंक कॉमन होंगे तो जो संख्याएं बची होगी वो एक दूसरे की क्या होगी? विपरीत होगी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पासे में 6 1 समान है और यहाँ भी 6 1 क्या है? समान है। तो बची हुई संख्या क्या होगी? एक दूसरे की विपरीत होगी। अर्थात 3 का विपरीत 4 होगा और 4 का विपरीत क्या होगा? 3 होगा। अर्थात 3 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। या 4 का विपरीत क्या होगा? 3 होगा। तो आइए एक दो और उदाहरण देख लेते हैं। तो उभयनिष्ठ का एक उदाहरण दिया गया है। एक पासे में क्या लिखा है? 1 5 3, दूसरे पासे में 4 3 5, तीसरे पासे में 3 4 2 और चौथे पासे में क्या है? 3 2 1। तो कह रहा है कि 4 का विपरीत बता दो कि 4 का विपरीत क्या होगा। तो आपने अभी क्या पढ़ा? उभयनिष्ठ अर्थात दो समान अंक का नियम, कि ऐसा दो पासा देखो जिसमें दो अंक समान हो अर्थात उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, दो अंक समान हो। अगर वो दो अंक कॉमन होंगे अर्थात उभयनिष्ठ होंगे तो जो बची हुई संख्या होगी वो एक दूसरे की क्या होगी? विपरीत होगी। तो आइए सबसे पहले इन दोनों में देख लेते हैं। तो आप इन दोनों में बताओ क्या कॉमन है। तो आप देखोगे इन दोनों में 5 और 3 क्या है? कॉमन है अर्थात उभयनिष्ठ है। और इन दोनों में बता दो क्या कॉमन है। इन दोनों में 3 2 उभयनिष्ठ अर्थात 3 2 कॉमन है। तो बची हुई संख्या एक
क्या 4 दिख रहा है, 4 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 4 दिख रहा है। यहाँ भी 1 का विपरीत क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 का विपरीत 4 दिख रहा है और 4 का विपरीत क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो कह रहा है 4 का विपरीत क्या होगा, तो आप मुझे बताओ 4 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। तो आइए अब हम तीसरा नियम पढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, चक्री घूर्णन का नियम। अर्थात चक्री घूर्णन का नियम क्या कहता है कि यदि पासे के चित्रों में एक संख्या समान हो, आप पासे को देखना, उनमें सभी पासों में केवल एक संख्या समान ढूंढना। अगर वो संख्या समान मिल जाए तो आप क्या करना, वहीं से आप शुरू करके क्लॉकवाइज घूम जाना। जैसे घड़ी की दिशा घूमती है, घड़ी की सुई चलती है, वैसे आपको घूमना है। अर्थात चक्री घूर्णन का नियम क्या कहता है, यदि पासे के चित्रों में एक संख्या समान हो तो समान संख्या से शुरू करके क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो इन दोनों पासे में आप देखो कि ऐसा कौन सा एक अंक है जो समान है, कॉमन है। तो आप देखोगे कि इन दोनों पासों में केवल एक ऐसा है जो दोनों में क्या है, समान है। तो हम क्या करेंगे, घड़ी की सुई की तरह हम घूम जाएंगे। तो हम घड़ी की सुई की तरह हम क्या करेंगे, घूम जाएंगे। तो यहाँ जब हमने शुरुआत किया तो सबसे पहले हमने एक को पकड़ा था, फिर एक के बाद हमने 3 चला, एक के बाद हमने क्या चला, 3 चला, और 3 के जस्ट बाद हमने क्या चला, 5 चला। और यहाँ पे ध्यान से देखो, एक के नीचे एक लिखेंगे, एक के बाद हमने क्या चला, 4, तो यहाँ हम लिखेंगे, और 4 के बाद हमने क्या चला, 2 चला। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 का विपरीत क्या हुआ, 4 हुआ, 5 का विपरीत क्या हुआ, 2 हुआ। लेकिन अब आप कहोगे 1 का विपरीत क्या होगा, जो नहीं दिख रहा है, तो दिख क्या नहीं रहा, 6 नहीं दिख रहा है, तो 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। अर्थात अब कोई पूछे इन दोनों में कि बता दो 1 का विपरीत क्या होगा, तो आप बताओगे 6, 3 का विपरीत क्या बताओगे, 4, 5 का विपरीत क्या बताओगे, 2। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ गए हो कि क्या करना है, पासे में केवल एक अंक समान देखना है, फिर वहीं से हमें क्लॉकवाइज घूम जाना है, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आइए हम चक्री गुणन का एक और उदाहरण देख लेते हैं। ऐसा हमें हमारे पास 3 डाइस दिया है। पहले वाले में 2 3 4 दिया, दूसरे वाले में 2 6 4 दिया, तीसरे वाले में 1 3 2 दिया है। कह रहा है 2 का विपरीत क्या होगा। तो आपने चक्री गुणन अभी पढ़ा। चक्री गुणन क्या कह रहा था कि आप इन सभी पासों में एक ऐसा कोई समान अंक ढूंढना, फिर वहीं से अगर समान अंक सभी में एक मिल जाए, कोई भी एक अंक जो समान मिल जाए, उसको क्या करना, आप घड़ी की सुई की तरह घूम जाइए। आपका जो भी विपरीत मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो आप इन तीनों में देखिए ऐसा क्या है जो समान है। तो आप कहोगे कि 2 समान है, तो हम घड़ी की सुई की तरह हम क्या करते हैं, घूम जाते हैं। तो यहाँ से हम शुरुआत किया 4 तक, हम घड़ी की सुई की तरह घूम गए। यहाँ से भी मैंने शुरुआत किया, घड़ी की सुई की तरह हमने क्या किया, घूम गया। तो हमने सबसे पहले 2 से स्टार्ट किया था, 2 के बाद हमने 4 चला था, और 4 के बाद हमने क्या चला था, 3 चला था। तो यहाँ भी 2 स्टार्ट किया था, इसके नीचे लेंगे, इसके बाद 6 चला था, फिर इसके बाद 4 पे पहुंचा था। फिर यहाँ से मैंने 2 से शुरुआत किया था, इसके बाद 3 पे पहुंचा था, और इसके बाद कहा 1 पे पहुंच गया। तो यहाँ पे आपका एक अंक नहीं दिख रहा है, तो वो अंक कौन नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। तो आप मुझे बताओ 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। अर्थात इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 5 होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया। तो आइए अब हम रिकॉल कर लेते हैं कि पासा में हमने अभी तक क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहला ये पढ़ा कि पासा पासा में सबसे पहला हमने पढ़ा कि पासा 2 प्रकार का होता है। पहला मानक पासा होता है, पहला मानक पासा होता है, और दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है, साधारण पासा होता है। दूसरा जो हमारा होता है वो साधारण पासा होता है। अर्थात मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस और साधारण पासा जनरल डाइस। तो मानक पासा में हमने क्या पढ़ा कि जिनके विपरीत का योग, ऐसा पासा जिनके विपरीत सतहों का योग कितना हो, 7 हो। हमने मानक पासा में ये पढ़ा कि ऐसा पासा जिनके विपरीत सतहों का योग 7 हो, लेकिन निकटवर्ती सतहों का योग 7 न हो। अर्थात निकटवर्ती सतहों का योग 7 न हो, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 हो, उसे हम क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। अर्थात मानक पासा कहते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं। और साधारण पासा में हमने क्या पढ़ा कि ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो। ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती सतहों का योग, जिसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, उसे हम क्या कहते हैं, साधारण पासा कहते हैं। हमने आपको बताया कि पासा को, कोई भी पासा को सॉल्व करने के लिए 3 रूल्स जानने बहुत जरूरी है। वो रूल्स कौन कौन से बताया था, सबसे पहला निकटतम का नियम, सबसे पहला आपको बताया था निकटतम का नियम, सबसे पहला आपको जो बताया था वो क्या था, निकटतम का नियम। और दूसरा जो था वो कौन सा था, उभयनिष्ठ का नियम। दूसरा जो था वो उभयनिष्ठ का नियम था, उभयनिष्ठ का नियम। और जो तीसरा हमारा था वो चक्री घूर्णन का नियम हमारा था। तीसरा हमारा जो था वो क्या था, चक्री घूर्णन का नियम, चक्री घूर्णन का नियम तीसरा हमारा था।
तो हमने आपको ये बताया कि निकटतम का नियम क्या? निकटतम का नियम हमने ये बताया कि जो संख्याएँ जो जो सतहें अर्थात जो संख्याएँ निकटवर्ती होती हैं वो कभी विपरीत नहीं होती। अर्थात जो निकटवर्ती होती हैं वह कभी विपरीत नहीं होती, जो निकटवर्ती होती है वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। और हमने उभयनिष्ठ का नियम में क्या बताया? हमने ये बताया कि आप कोई भी पासे को दो संख्या को लीजिए, अगर दोनों संख्या कॉमन हो अर्थात दोनों संख्या उभयनिष्ठ हो, दोनों संख्या कॉमन उभयनिष्ठ या दो अंक समान हो, तो जो बची हुई संख्या होती है, वही क्या होती है? वही विपरीत होती है। और तीसरा हमने क्या पढ़ा? चक्री गुणन का नियम। हमने ये पढ़ा कि आप पासे को देखिए और पासे में देखिए, सभी पासे में देखिए, उनमें एक अंक समान होगा और जो अंक समान होगा, कोई एक अंक समान होगा, जो अंक समान होगा उसको आप क्या करो, घड़ी की सुई की दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज आप घूम जाइए, तो आपका उभय चक्री गुणन का नियम मिल जाएगा। अर्थात मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा।